प्यारे बच्चों, क्या आपको भी निबंध में समस्या हो रही है? क्या आप भी निबंध नहीं लिख पा रहे हो? भैया किस किस टॉपिक पे निबंध याद करें, ये भी आपके अंदर भी समस्या है? तो आ जाओ सभी लोग फटाफट से, आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में पूरी तरीके से निबंध को। और आप ये पूरी वीडियो अगर कंप्लीट कर ले गए, एक पूरी वीडियो में 10 नंबर आपके मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जहां जहां से परेशानी हो रही है, किस किस टॉपिक पे निबंध लिखना है, कितना कितना वर्ड लिखना होता है, भैया क्या सब टॉपिक लिख दिया जाए, भैया किस टॉपिक पे एग्जाम में आने वाला है, उन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे आज इस पूरी वीडियो में। तो चलो फटाफट से सब लोग क्या करो भी, आ जाओ, जुड़ जाओ, इस वीडियो को देख लो और अपने अन्य सभी दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि 10 नंबर पक्का होने वाला है अगले 1 घंटे के अंदर, है ना। अगले 1 घंटे के अंदर हम 10 नंबर पूरा का पूरा करेंगे पक्का। तो चलो बच्चों देखो क्या क्या करना है, हमें कौन कौन सी टॉपिक में निबंध रखना होता है, कौन कौन सी टॉपिक में निबंध लिखना होता है। सबसे पहले ध्यान से देख लो, ये तो आपके खंड बा में प्रश्न नंबर 3 आएगा, खंड बा में प्रश्न नंबर 3 आएगा। और ये जो खंड बा का प्रश्न नंबर 3 होता है ना भाई, वो कहेगा किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना, लेकिन संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना है। आप अपने मन से संकेत बिंदु नहीं डालेंगे, जो बुक में, जो आपके पेपर में संकेत बिंदु दिया होगा, उसी संकेत बिंदु के आधार पे आपको लिखना होगा। ध्यान से देखिएगा। और तीसरी खास बात क्या है मेरे बच्चों, 250 से 300 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में? 250 से 300 शब्दों में लिखना होगा। देखिए मैं आज कौन कौन से निबंध को आपकी टॉपिक में करवाने वाला हूं। सबसे पहला मैं आपको करवाऊंगा वसंत ऋतु। क्या करवाऊंगा मेरे बच्चों? वसंत ऋतु, दीपावली, भारतीय किसान, मोबाइल के दुष्परिणाम, विज्ञान वरदान और, है ना, वरदान और अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, बेरोजगारी की समस्या, और 8वां हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट। 9वां कौन कराऊंगा? पर्यावरण प्रदूषण। 10वां कौन होगा? स्वच्छ भारत। 11वां कौन हो जाएगा मेरे बच्चों? स्वदेश प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम को करवाएंगे। उसके बाद कौन सा होगा? भारत में आतंकवाद। और देखो है महंगाई, महंगाई एक गंभीर समस्या। ये 13 टॉपिक के निबंधों को आप पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में से कोई ऐसा निबंध नहीं होगा जो आपको ना आए। हर निबंध को अपने दिल के अनुसार, भैया ये भी आ रहा था, वो भी आ रहा था, कौन सा लिखे मेरे भाई, इसमें से एक कोई लिख देना जो तुमको सबसे ज्यादा आ रहा होगा, सबसे मजेदार लग रहा होगा। ठीक है, तो आज इस 13 के 13 टॉपिक को हम कर लेंगे कंप्लीट, कुछ ही हाल में, कुछ ही चुटकियों में। चलो आ जाओ फटाफट से भाई। सबसे पहला कौन सा हम करने वाले हैं? सबसे पहला करने वाले बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु के अंतर ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं और यही है संकेत बिंदु। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसी को कहते हैं हम संकेत बिंदु। और ये देखिए, ये संकेत बिंदु के आधार पे ही लिखने, आपको कुछ, आपको इसमें अलग नहीं करना है। पहली बात ध्यान से सुन लो, अपने मन से कुछ पॉइंट नहीं जोड़ना है। ये 4 संकेत बिंदु दिए होंगे, इन्हीं संकेत बिंदु के आधार पे आपको लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा संकेत बिंदु है? बोलो भैया। भूमिका है, सौंदर्य है, वैशिष्ट है और उपसंहार। ये 4 बिंदुओं को महत्वपूर्ण बिंदु है, ये चारों, इन्हीं चारों पे लिखना है। आ जाओ आगे भी। सबसे पहला क्या देखोगे? अगर मैं भूमिका की बात करूंगा, किसकी बात? भूमिका की बात। तो भूमिका में बहुत अच्छे से सबको लिखना होगा, भूमिका सबको लिखना होगा। क्या? पहला देखो लिखा हूं, बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, या बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, क्योंकि यह पतझड़ के बाद आता है और प्रकृति में नव जीवन प्रदान करती है, जिससे चारों ओर एक नया उत्साह और सौंदर्य बिखर जाता है। यह फागुन और चैत मास में आती है, जब प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती है और सभी के मन को मोह लेता है। कौन? वसंत ऋतु। तो इतना ही लिखना होगा। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है और ये पतझड़ के बाद, है ना, प्रकृति में एक नया जीवन लेके आता है, नया चार लेके आता है। इसमें लोग उत्साहित होते हैं, सौंदर्य पूरा देखते हैं प्रकृति का। और ये कब आता है? तो फागुन और चैत महीने में आता है। ठीक है, सबसे प्रकृति का सुंदर या सबसे खूबसूरत समय यही होता है। तो दूसरा क्या भी है? सौंदर्य के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो सौंदर्य के बारे में आप क्या लिखेंगे कि वसंत ऋतु का सौंदर्य अनुपम होता है। पेड़ पौधे नए हरे पत्तों और रंग बिरंगे फूलों जैसे गुलाब, गेंदा, ट्यूलिप जैसे लद जाते हैं, जिससे वातावरण खुशबू से भर जाता है। खेतों में सरसों के फूल
ऐसे लहलहाते हैं या ऐसे लगते हैं मानो धरती में पीली चादर ओढ़ ली हो। मानो धरती कैसी चादर ओढ़ी हो? पीली चादर ओढ़ ली हो। आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं और कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है, जो मन को क्या करती है? आनंदित कर देती है। मौसम ना अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म होता है, जो बाहर घूमने फिरने के लिए आदर्श होता है। एकदम बढ़िया मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं घूमने तो ये सबसे सुटेबल, सबसे बढ़िया मौसम हमारे लिए होता है, जो हम घूम सकते हैं। आगे क्या दिया भाई? भूमिका हो गया, सौंदर्य हो गया। अगर वैशिष्ट में देखो, विशिष्ट क्या हो सकता है भैया? एक तो सुहावना मौसम, एक पक्षी और प्रकृति, एक होता त्योहारों का मौसम और चौथा होता नई शुरुआत। जैसे पहले सुहावने मौसम की अगर हम आपसे बात करेंगे, यह ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी वाला मौसम होता है। और क्या होता भैया? हरियाली और फूलों का आनंद लिया जा सकता है। हम हरियाली का भी मजा लेंगे और फूलों की जो गुंजार है, फूलों की जो सुगंध उसका भी मजा लेंगे, है ना। पक्षी और प्रकृति की बात करते हैं तो पक्षी खुशी से चहचहाते हैं, खेलते हंसते हैं, वातावरण में जीवन का संचार होता है। आगे बोलेंगे त्योहारों का मौसम, इसी ऋतु में होली आती है, बसंत पंचमी मनाई जाती है। अभी देखो हम लोगों ने बसंत उत्सव मनाया, तो वैसे बसंत पंचमी मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। और देखो ऐसे त्योहार आते हैं जो रंगों और खुशियों का प्रतीक हैं, जो हमें रंगों और खुशियों का प्रतीक प्रदर्शित होते हैं। आगे नई शुरुआत, कि यह ऋतु नई उम्मीदों, नई ऊर्जा, नए जीवन की देखो शुरुआत का प्रतीक है और हमें जीवन का भरपूर आनंद के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। इस तरीके से आपको लिखना, इन सभी पॉइंट को लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। लास्ट स्टेप में क्या लिखना होगा? उपसंहार जरूर लिखना होगा। उपसंहार दिया होगा किसी किसी हेडिंग में, किसी किसी में निष्कर्ष दिया गया होगा, तो आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट लिखेंगे। अगर मैं संक्षेप में इसकी बात करता हूं तो वसंत ऋतु प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह ना केवल पर्यावरण को सुंदर बनाती है, बल्कि लोगों के जीवन में भी खुशी, उत्साह, नई उम्मीद लाती है। हमें प्रकृति के करीब रहने और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने का अवसर देती है। इसलिए हमें इस ऋतु के सौंदर्य का सम्मान करना चाहिए और इसे सहेज कर रखना चाहिए। इस तरीके से इतने पॉइंट को आप याद कर लोगे, आपका तैयार हो जाएगा। तो बसंत ऋतु कंप्लीट, बसंत ऋतु कंप्लीट अगर इतना लिखते हो तो 10 नंबर आपके झोले में आ जाएगा, आपके मार्कशीट में जुड़ जाएगा। हिंदी का पेपर तभी बनेगा 100 में 100। कैसे? एक एक आंसर को हम करेंगे इसी तरीके से। चले अगले पे, चलो ये वाला देखो हो गया कंप्लीट। अगला मेरे बच्चों मैं किस पे करवा दे रहा हूं? दीपावली पर, है ना। दीपों, है ना, दीपों का जो त्योहार होता है, आपको पढ़ाया गया होगा भैया। भगवान राम जब 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए उस खुशी में जलाए। उसी दिन से दीपावली माना जाता है, मनाया जाता है। इसकी रूपरेखा में क्या क्या होगा? एक तो भूमिका लिखना होगा दीपावली का, एक इसकी परंपरा लिखनी होगी दीपावली की, एक इसका महत्व लिखना होगा और लास्ट में क्या होगा? उपसंहार लिखना होगा। ये 4 पॉइंट अगर लिख लिए ना तो आपके नंबर पक्के। चलो कैसे लिखते हैं ये देखो। भूमिका की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो लिखोगे दीपावली जिसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं, इसे प्रकाश का त्योहार कहते हैं, भारत और दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण त्योहार है, जो कार्तिक महीने में कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय और अज्ञान पर ज्ञान का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मकता, है ना, सकारात्मकता और खुशियों का संदेश लेकर आता है। यह भी याद रखिएगा। आगे परंपरा की बात की जाएगी। एक तो सफाई और सजावट, लोग अपने घरों को, कार्यस्थलों को अच्छे ढंग से साफ सुथरा करते हैं। दियों, मोमबत्तियों और रंगोली और फूलों से सजाते हैं, झालर लगाते हैं, फूल माला लगाते हैं अपने घरों पर, कार्यालयों में, जहां भी वो रहते हैं। आगे हम बात करेंगे पूजा पाठ की, तो शाम को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि घर में क्या हो? सुख समृद्धि हो, है ना, ताकि घर में किसी प्रकार का कलेश ना हो। मिठाइयां और उपहार, लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं, उपहार देते हैं ना, जिससे रिश्ते क्या हो भाई? मजबूत बने रहे। ये हो गए भूमिका और परंपरा। आगे आते हैं पटाखे और आतिशबाजी। तो बच्चे और बड़े क्या करते हैं? देखो पटाखे जलाकर
आतिशबाजी करके खुशियां मनाते हैं। हालांकि आजकल पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ग्रीन दीपावली मनाने का भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देखते हो भैया आतिशबाजी और पटाखों से जो धुआं निकलता है उससे हमारा पर्यावरण पूरी तरीके से प्रदूषित होता है, जिसकी वजह से आज की डेट में क्या किया गया, ग्रीन दीपावली मनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि पटाखे वटाखे कम फोड़े जाएं, है ना। तो आज हम महत्व की बात करते हैं। दीपावली का महत्व क्या है? धार्मिक महत्व की अगर बात करेंगे तो यह भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, जहां अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था कि भगवान राम 14 वर्षों के बाद अपने, है ना, प्रांत में वापस आ रहे, अपने अयोध्या में वापस आ रहे हैं। सामाजिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो यह त्योहार लोगों को करीब लाता है, रिश्तों में प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है और समाज में एकता का संदेश भी देता है। नैतिक महत्व की बात की जाएगी तो यह हमें सिखाता है कि बुराई, अंधकार और नकारात्मकता पर हमेशा बुराई पर अच्छाई का, है ना, अंधकार पर प्रकाश का, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की क्या होती है, जीत होती है। अगला एक लास्ट इसका क्या होगा, उपसंहार, कि दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का प्रतीक है। हाँ, यह हमें अपने घरों को रोशन करने के साथ साथ अपने मन के अंधकार को भी मिटाने, दूसरों के साथ खुशियां बांटने और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें रिश्तों को मजबूत करने और पर्यावरण के प्रति सजग रहने के लिए भी क्या करता है, जिम्मेदारी और खुशी मनाने का संदेश देता है। तो बोलो ये इस तरीके से दीपावली वाला भी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ भैया, हम सब लोग इसको भी लिख ले जाएंगे, मजेदार है। डन मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो दीपावली के बाद अगला कौन सा हो जाएगा? अगला है भारतीय किसान पर। आपके 2026 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ उसमें भी ये आया है। तो लो, भारतीय किसान में क्या, एक तो भूमिका, भारतीय किसान की स्थिति, भारतीय किसान की आवश्यकता क्या हो सकती है, भारतीय किसानों की आर्थिक सहयोग कैसे किया जा सकता है, और लास्ट में निष्कर्ष कैसे लिखना है। इन सभी बातों पे हम चर्चा करते हैं। चलो आ जाओ, पहला देखो पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। भूमिका की बात की जाएगी। अगर किसानों के भूमिका की बात की जाएगी तो भारत गांव का देश है। भारत कैसा देश है? गांव का देश है, और किसान इसकी आत्मा है जो देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है ना। इसे अन्नदाता कहते हैं, किसको? किसानों को, जो मिट्टी से सोना उगाकर पूरे राष्ट्र का पेट भरते हैं, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा है। वो पूरे देश का पेट भरते हैं, फिर भी उनका जीवन कठिनाइयों से भरा है। अगर हम किसानों की स्थिति की बात करते हैं, किसान की स्थिति दयनीय है। वे मानसून, सूखे, बाढ़ और कीटों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन्हें अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता, जो पैदा करते हैं वो अच्छे रेट पे बेच भी नहीं पाते हैं, जिससे वे कर्ज में, हमेशा कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अक्सर अभाव में जीते रहते हैं। उनकी दिनचर्या कठिन होती है, जिससे सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाना शामिल है, पर उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। माने किसान इतनी मेहनत करता, रात दिन जुटा रहता है, लेकिन अपनी फसल का एक अच्छी आमदनी, एक अच्छा कीमत पे नहीं बेच पाता, जिसकी वजह से हमेशा गरीबी, कर्ज में फंसा रहता है और वो हमेशा इसी स्थिति में परेशान रहता है। आवश्यकता की बात करेंगे, किसानों को किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है? एक तो आधुनिक तकनीकी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन्नत बीज हो जाएंगे, ढेर सारी जो मशीनरी आ रही है खेतों के जोतने, है ना, पानी की सिंचाई करने के लिए, ये सब आधुनिक कृषि विधियों का जानकारी भी होना चाहिए। बेहतर सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए किसानों के पास। आर्थिक सुरक्षा, कि उनके फसल के लिए उनकी कुछ बीमा की जाए, अगर किसी कारणवश उनकी फसल नष्ट हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ ना कुछ उसका मुआवजा मिल जाए, है ना। बाजार पहुंच, भैया बाजारों तक ले जाने में, चीजों को पहुंचाने में आसानी हो, है ना, उचित मूल्य पर बेचा जाए, मंडियों और ई प्लेटफॉर्म पे भी सुरक्षित रखा जाए। आगे क्या, आर्थिक सहयोग की बात की जाएगी। सरकार को क्या देना चाहिए? किसानों को सब्सिडी देना चाहिए, ऋण और फसल बीमा के जरिए मदद करनी चाहिए, उनको ऋण मिलना चाहिए, उनको बीमा मिलना चाहिए। उनके अगर किसी भी फसल का नष्ट हो जाता है तो वहां पे कुछ सब्सिडी, कुछ राहत भी सामग्री मिलनी चाहिए। निजी क्षेत्र और समाज को भी किसानों की मदद करनी चाहिए, जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए,
किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, उनके लिए बाजार व्यवस्था आदि को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। जब ये सब सुधरेगा तभी किसानों की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर होगी। लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला मेरे बच्चों, बोलेंगे भैया भारतीय किसान देश के अन्नदाता और आर्थिक रीढ़ हैं। अगर आर्थिक की बात करेंगे, जो धन की संपत्ति जो हमारे यहाँ है उसकी रीढ़, उसकी मजबूती कौन, किसान है। अन्नदाता भी इन्हीं को कहते हैं। उनकी स्थिति में सुधार के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है, जिससे सरकारी नीतियों, तकनीकी सहायता और सामाजिक सहयोग शामिल हो। ठीक है, जब किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर होंगे तभी देश का समग्र विकास संभव है, तभी देश विकसित हो सकता है। उनकी समस्याओं का समाधान हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, हम सब मिलकर के किसानों की है ना जो परेशानियां उसको दूर करेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई? 3 कंप्लीट हो गया। कौन कौन से भैया? एक तो हमने पढ़ लिया, बोलो, भारतीय किसान, दीपावली, और पहला कौन सा पढ़ा, जल्दी बताओ, है ना। चलो अगला पढ़ते हैं। इसके बाद अगला होगा मोबाइल के दुष्परिणाम। कभी ऐसा है मोबाइल के दुष्परिणाम, तब भी हो जाएगा, लिखा रहेगा मोबाइल फोन से लाभ या हानि आप लिखो, तब भी आप लिख ले निबंध में। केवल मोबाइल फोन निबंध लिखने के लिए तब भी यही सब लिखना। मोबाइल फोन के अति प्रयोग से संभावित हानियां, अगर ये चारों प्रकार के किसी भी टाइप से पूछ लेगा तो उसमें से 4 ही पॉइंट आपको लिखने होंगे, लेकिन इसके मैं पूरे के पूरे 8 पॉइंट को बता देता हूं। इसमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछ ले, पॉइंट लिख देना। अगर पूछे संकेत बिंदु या भूमिका, तो ये तो जाहिर सी बात सबको लिखना पड़ेगा। शिक्षा पर मोबाइल फोन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको लिखिएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर है, यह भी लिख लीजिएगा। शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है किसकी वजह से, मोबाइल फोन की वजह से, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लिख लेंगे। सामाजिक रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ रहा हमारे मोबाइल फोन से, इसके भी बारे में पढ़ेंगे। नींद और मानसिक समस्याएं क्या हो रही हैं, है ना। साइबर अपराध और नैतिक पतन किस प्रकार से हो रहा, और उपसंहार। तो देखो सब में उपसंहार और सब में संकेत बिंदु तो सेम होने वाला है। संकेत बिंदु और है ना उपसंहार सब में तो सेम होने वाला है, लेकिन अगर उसमें से ये इसमें से कोई भी पॉइंट देगा तो आप इसमें से हेडिंग बना के आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलें बच्चों आगे देखो, ध्यान से आगे देखते हैं। अगर हम भूमिका की बात करेंगे, शिक्षा के प्रभाव की बात करेंगे, तो सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। देखो वर्तमान समय में मोबाइल फोन मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है ना। खाना नहीं मिलता चल जाता, लेकिन मोबाइल फोन में रिचार्ज होना चाहिए। अगर मोबाइल फोन से रिचार्ज खत्म हो गया, देखो लगता पूरा दिन अधूरा है, कुछ अपने साथ नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, ऐसा लगता कोई साथ छोड़ के है ना बिछड़ गए हैं। ये चीज देखो भाई, यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें दुनिया से जोड़े रखता है, परंतु जिस प्रकार हर वस्तु के लाभ और हानि होते हैं, उसी प्रकार मोबाइल फोन के भी कई प्रकार के दुष्परिणाम हैं, है ना। विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग शारीरिक, मानसिक, है ना, और सामाजिक स्वास्थ्य पर क्या करता है, प्रतिकूल उल्टा प्रभाव डाल रहा है। बच्चों के लिए और युवाओं पे बहुत ज्यादा उल्टा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अगर शिक्षा की बात करते हैं, मोबाइल फोन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, बोलेंगे सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि मोबाइल फोन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में ध्यान भटकने लगा है। वे कई घंटों सोशल मीडिया, गेम, चैटिंग समय में, है ना, चैटिंग पर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनके अध्ययन में गिरावट आती जा रही है, और परिणाम यह निकल के आ रहा है उनका भविष्य क्या है, खतरे में है, उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। तो सोच लो, जो सोशल मीडिया चला रहा है, जो चैटिंग कर रहा है, जो अपने समय को बर्बाद कर रहा है गेम्स खेल के, वो अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है ना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या इसका असर पड़ता है, तो बोलेंगे भैया मोबाइल से निकलने वाली जो हानिकारक तरंगे होती हैं, वो एक तो हमारी आंखों को, हमारे मस्तिष्क के लिए खतरनाक होती हैं। तो मोबाइल फोन से भी तरंगे निकलती हैं, है ना। फिर भी क्या, जिससे दृष्टिकोण से सिर दर्द होता है ना, सिर दर्द जैसी समस्याएं, आपको हमेशा नींद सी बनी रहती है। और देखो बच्चों में इससे चिड़चिड़ापन, हमेशा कोई आपको कुछ कहेगा तो आपको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में कोई आपसे मजाक किया तो आपको गुस्सा आ जाता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और व्यवहार में बदलाव भी देखने को मिलने लगता है। देखो ना, 5 लोग बैठे हो तो 5 लोग के पास मोबाइल है, तो सब अपने मोबाइल में टिक 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 कर रहे हैं, 5, कोई किसी से बातचीत नहीं करता है, तो एक दूसरे से क्या बना, दूरियां बढ़ा रहा है ये। ठीक है,
आगे देखो बच्चों, शारीरिक गतिविधि की अगर कमी की बात करें तो आजकल छोटी उम्र से बच्चे मोबाइल फोन पर अधिक समय बिताते हैं। छोटा बच्चा दूध पीता वो भी मोबाइल चला रहा है। तो छोटेपन से ही मोबाइल क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमारी छोटी उम्र से ही क्या कर रहा है, अधिक समय बिताने लग रहे हैं मोबाइल फोन पे। इससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई, चलना फिरना, घूमना टहलना, दौड़ना भागना, खेलना कूदना सब खत्म। अब तो मोबाइल फोन में ही खेल दिए हैं, खेलना छोड़ देते हैं, जिससे मोटापा का शिकार हो जा रहे हैं, कमजोर प्रतिरक्षा, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इम्यूनिटी पावर भी खत्म होती चली जा रही है। सामाजिक रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बोलेंगे मोबाइल की लत के कारण पारिवारिक रिश्ते भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि लोग आपसी संवाद कम करके मोबाइल फोन में ही क्या कहते हैं, उलझे रहते हैं। बच्चों अगर हम लोग 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग आपस में बात नहीं करेंगे, अपने मोबाइल फोन में चारों जुड़े रहेंगे। इसी बात को कहा गया कि आज के लोग जो हैं वो संवाद नहीं करते हैं, वो मोबाइल फोन में जुटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके सामाजिक रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है। नींद और मानसिक समस्या क्या है, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। रात में देर तक मोबाइल चलाने से नींद पूरी नहीं होती, जिससे शरीर और दिमाग पूरा आराम नहीं मिल पाता, जिससे हमेशा थकान लगी रहती है, तनाव बना रहता है। इसका अवसाद हमेशा मानसिक समस्या बढ़ सकती है। ये सब मोबाइल फोन के दुष्परिणाम हैं, ये सब समस्याएं हैं, इनके कुछ फायदे भी हैं। तो बोलेंगे साइबर अपराध और नैतिक पतन। ये देखो मोबाइल फोन से इतना पैसा गायब हो गया, ये हो गया, वो दुनिया का अपराध सुनते हो ना, ये साइबर अपराध की जो कहानी उसको देखो। मोबाइल फोन का दुरुपयोग जो है साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया पर देखो क्या अशोभनीय कंटेंट तथा बच्चों की पहुंच तक है ना, पहुंच का कारण बनता है, जो उनके मानसिक और नैतिक विकास को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। मोबाइल फोन में कुछ अच्छी भी चीजें होती हैं, कुछ बहुत बुरी भी चीजें होती हैं, जो हमारे मानसिक को क्या कर देती हैं, हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारी चेतना को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देती हैं। उपसंहार की बात करेंगे, अतः मोबाइल का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग ही हितकर है। अगर इसका हम सीमित प्रयोग करते हैं, अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं, उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए हितकारी है, नहीं तो हमारा ये नाश करने वाली है। माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को मोबाइल के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करें और उन्हें इसका सदुपयोग करने के लिए सिखाएं। तभी हम आधुनिक तकनीक का लाभकारी बन सकते हैं और दुष्परिणामों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो देख रहे हो ना, अगर इस मोबाइल फोन का सही तरीके से उपयोग करोगे, सही तरीके से प्रयोग करोगे, तभी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं इस आधुनिक जमाने में। अगर इसका परिणाम हमारे ऊपर दुष्परिणाम की तरह पड़ रहा है, बेकार की तरह पड़ रहा है, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, भविष्य में इसका हमारा कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये देखो हो गया। पांचवा कौन सा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या पूछेगा विज्ञान के लाभ हानि। तो इसमें से कोई भी 3-4 पूछ लिया आपसे, तो विज्ञान वरदान पूछे या अभिशाप पूछे, तो लिखेंगे क्या भैया, इसकी एक तो प्रस्तावना लिखना होगा, व्यापक रूप लिखना होगा, विभिन्न आविष्कार लिखने होंगे, इसके लाभ लिखने होंगे, इसकी हानि लिखना होगा, लास्ट में उपसंहार तो लिखना ही लिखना होगा। चलो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। अगर पूछा प्रस्तावना, बोलोगे देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी दूर दूर तक जाती ना, है ना, हवा में उड़ने वाला वायुयान, जो जहाज वायुयान है, शब्द देखो, शब्द के समुद्र है ना, को विद्युत के प्रवाह में सीमित करने वाला रेडियो, टेलीविजन आदि विज्ञान की ही आधुनिक आविष्कार है। आज हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप अपने मोबाइल फोन में देख पा रहे हैं। क्या आज से 10-20 साल पहले ऐसा संभव था? बोलेंगे नहीं भैया, ऐसा 20 साल पहले ऐसा संभव नहीं था। आज हम मोबाइल फोन में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, चैटिंग भी कर रहे होते हैं, लाइव लोकेशन भेज देते हैं, हम यहां पे हैं। अगर आप कहीं रास्ता भटक रहे हो, आप कहीं किसी भी कोने में पड़े हो, लाइव लोकेशन भेज दो, बंदे को रास्ता नहीं बताना पड़ेगा, आप तक पहुंच जाएगा। कारण किसका? बोलोगे सर सब विज्ञान की देन है। व्यापकता की बात करें तो आज का जीवन जो है, जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं, और विचार की कोई गति नहीं जहां विज्ञान ना हो। यदि प्राचीन भक्त कवि भगवान के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना कह सकते थे, तो आज हम भी विज्ञान के लिए अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ना तेरी सी खुशबू ना तेरी सी बू है।
जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ना तेरी खुशबू ना तेरी बू है। ये विज्ञान कहती है। और कहना विभिन्न आविष्कार तथा इसके लाभ क्या होंगे, बोलेंगे विज्ञान के प्रताप से आज दूर से दूर का स्थान भी समीप से समीपतर होता जा रहा है। रेल, मोटर, जलयान, वायुयान तथा हेलीकॉप्टर जैसे साधनों द्वारा कोई भी स्थान दूर नहीं रह गया है। इस संसार की तो बात ही क्या है, आज का वैज्ञानिक चंद्रलोक को भी यात्रा कर आया है। देख रहे हो ना, चंद्रलोक, चंद्रमा पे लोग भी चले जा रहे हैं। किसकी देन है भाई? विज्ञान की ही देन है। विज्ञान हमें केवल दूर से दूर स्थान तक अल्प समय माने थोड़े समय और अल्प व्यय में पहुंचाता ही नहीं है, बल्कि हजारों मील की दूरी के दृश्यों को टेलीविजन पर भी क्या कर रहा है, दिखा रहा है। हजारों किलोमीटर जो जितना भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जहां हम कभी घूम नहीं सकते, वो सब टेलीविजन के माध्यम से, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से देख रहे हैं। किसकी देन है? बोलोगे सब भैया टेक्नोलॉजी, सब विज्ञान की देन है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा विभिन्न क्षेत्र की और भी बात अगर हम आपसे करते हैं, विज्ञान के समय को भी अपने चंगुल से ही नहीं छोड़ा है। ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है जो प्रकृति तथा मनुष्य के द्वारा एक लंबे समय में किसी है ना किए जाने वाले कार्यों को थोड़े समय में कर देती है। किसी काम को बहुत लंबे समय में करना पड़ता था, विज्ञान आ जाने की वजह से वो बहुत थोड़े समय में होने लगा। जैसे रेडियो, टेलीविजन, तार बेतार का तार, और देखो टेली प्रिंटर द्वारा पलक झपकते ही संसार के एक कोने से, एक छोर से दूसरे छोर पर समाचार क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे आ गया, सीटी स्कैन आ गया, अल्ट्रासाउंड आ गया, इंजेक्शन आदि के द्वारा नवीन कायाकल्प हो गया है। शिक्षा के कार्य में है ना भी विज्ञान में बहुत कुछ सहायता प्रदान की है। भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषयों का अच्छा ज्ञान वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से सरलता से होता जाता है। प्रेस के कारण पुस्तकों तथा समाचार पत्रों की प्राप्ति सरल से सरलतम हो गई है। जैसा कि आप जानते हो, जब हम लोगों ने देखा प्रेस पढ़ा होगा, तो इसी प्रेस को एक प्रिंट निकालने में कई दिन लग जाते थे, छापना, सुखवाना। लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि प्रिंटों को हम कुछ ना कुछ समयों में निकाल रहे हैं, पलक झपकते ही ढेर सारा प्रिंट निकल के आ जा रहा है। आगे देखो, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न है ना, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान ने अपूर्व सहायता की है। कपड़ा, फर्नीचर, सुई, कागज, पेंसिल, फाउंटेन पेन, समाचार पत्र, प्रसाधन दृश्य आदि सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं विज्ञान की ही दी हुई हैं। विज्ञान के आविष्कार से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह गया। विज्ञान सब जगह पे काबू है ना, विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच चुका, अपने आधिपत्य को जमा लिया, पूरी व्यापक तरीके से फैल चुका है। आगे आ जाओ, आगे बोलेंगे इसकी हानि की अगर हम बात करेंगे, तो विज्ञान के आविष्कार का मानव जीवन के साथ गहराई से घुल मिलकर उसके हाथ पांव के समान ही अभिन्न अंग बन गया है। जैसे मानव का पूरा ये शरीर का हाथ पांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे मानव के जीवन में विज्ञान भी एक दूसरे से क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। इसका तात्पर्य है कि विज्ञान ने मानव का कल्याण ही नहीं किया, पर नहीं, ये देखो क्या, पर नहीं, चित्र का एक पार्श्व यदि रंगीन होता है तो मानव मन को लुभाने वाला होता है, तो दूसरा अनाकर्षक भी होता है। विज्ञान का भी आज यही हाल है, एक तो आकर्षक करता, दूसरा अनाकर्षक करता है। ये विज्ञान की ही देन है। आज विज्ञान में असंख्य मशीनों को जन्म दिया है। प्रत्येक छोटे छोटे कार्य, जैसे सुई धुनना, रुई धुनना, कपड़ा सीना, कपड़ा धोना के लिए भी मशीनें मौजूद है। देख रहे हो ना, धुनाई करने के लिए मशीन आ गई, कपड़े सीने के लिए मशीन आ गई हैं, और यहां तक कपड़े धोने के लिए भी मशीन आ गई हैं। एक एक मशीन सैकड़ों और हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य करती है, जिससे बेकारी की एक नई भीषण क्या है, समस्या है ना, भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। इन मशीनों ने ग्रामीण उद्योग धंधों, कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है। मशीनों से बना माल देखने में अच्छा होता है और मूल्य में सस्ता भी पड़ता है। इसकी प्रतियोगिता में हाथ का बना साल भला कैसे टिक सकता है? विज्ञान ने प्रत्यक्ष रूप से प्राणी जगत को नष्ट करने के कुछ कम साधन उत्पन्न नहीं किए हैं। माने जो छोटे छोटे कामों को कर करके, कपड़े सिन करके, कपड़े बुन करके, रुई की धुनाई कर करके, कपड़ों की धुलाई करके कुछ पैसे कमा कर अपने जीवन को व्यतीत करते थे, आज वो पूरी तरीके से सिस्टम खत्म हो गया। कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं कि एक मशीन 10-10, 50-50 आदमियों का काम अकेले कर देता है।
तो विज्ञान की ये देन है। इससे क्या हो रहा है, इससे हानि हो रहा है कि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। देखो टैंक, डायनामाइट, रॉकेट, बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम आदि ऐसे शस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों मनुष्यों को भस्म कर सकते हैं, जला के राख कर सकते हैं। अस्त्र शस्त्र वायुमंडल को भी इतना दूषित कर देते हैं कि मानव जगत में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आज विज्ञान से मानव ही नहीं, मानवता भी खतरे में उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न हो गया है। तो देख रहे हो ना, उपसंहार की अगर हम बात करते हैं, अब विश्वास हुआ कि ये वैज्ञानिक आविष्कार मानव जाति के लिए अभिशाप अधिक है, वरदान कम है ना। सत्य भी यह है कि जब से वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को सुविधा दी और उनके भोग की भूख को तीव्र किया है, तब से विश्व में शांति की समस्या बेजिता होती जा रही है। उनका कोई भी समाधान दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से बताओ भैया, विज्ञान की देन और अभिशाप के अगर आपको पॉइंट लिखने पड़े तो बोलो क्या लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे? बोलोगे भैया हम सब लोग लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है, वीडियो को एक बार दोबारा देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, उसके बाद लिखना, 100% आएगा और आप लिख ले जाओगे, ये मेरा वादा है। और एग्जाम में मेरे बच्चों यहीं से आएगा, कहीं से बाहर नहीं जाएगा। ये एक वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली, बस एक वीडियो को पूरी तरीके से आप कंप्लीट 2 से 3 बार देख जाओ। अगर 2 से 3 बार आप देख जाओगे ना तो कोई गलती नहीं मिलेगी, सबका सब कंप्लीट कर दोगे, कुछ भी नहीं बचा जो हमने इस वीडियो में ना करवाया हो, सब कुछ करवा देता हूं। ध्यान से देखो, अगर छात्र जीवन में अनुशासन की महत्व की बात करें या छात्र और अनुशासन की बात करें, इन दोनों टॉपिक पे पूछे तो आप कहीं से भी पूछे उठा के लिख दो। प्रस्तावना लिखना, अनुशासन की परिभाषा और अर्थ लिखना, अनुशासन का महत्व लिखना, है ना, अनुशासनहीनता के कारण लिख सकते हो, अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय लिख सकते हो, और लास्ट में उपसंहार तो लिखना ही लिखना आपको है। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि उपसंहार और प्रस्तावना हम भूल जाएं। हम लिखेंगे हमेशा, हर एक संकेत बिंदु को लिखना आपको है। तो चलें बच्चों, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आप इन सबको पढ़ डालोगे, प्रस्तावना लिख ले जाओगे? राष्ट्र का निर्माण अनुशासन के माध्यम से ही संभव है। पूर्व समय में राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दिलाने के लिए गुरुओं से आश्रम में इसलिए भेजते थे ताकि उनके बच्चे अनुशासन में रह के अच्छे चरित्रवान बने, कठोर परिश्रम कर सकें। विद्यार्थियों के शारीरिक एवं नैतिक विकास के लिए आश्रम के गुरुओं ने कठोर नियम बनाए ताकि उनके विद्यार्थी हमेशा अनुशासित रहें, विचारों को परिवर्तन कर एवं समाज के विकास के साथ साथ इस पद्धति में भारी परिवर्तन हुआ और डर भय के स्थान पर प्रेम और सहानुभूति पूर्वक अनुशासन की शिक्षा दी जाने लगी। ये अनुशासन के प्रस्तावना थे। आगे क्या है, अनुशासन के परिभाषा एवं अर्थ बिल्कुल आप पढ़ ले जाएंगे कि अनुशासन का जो अर्थ होता है, सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर बड़ों के आदेश का अनुसरण करना, बड़ों के आदेश का पालन करना। पूर्व समय में शक्ति और भय के द्वारा किए गए नियंत्रण को अनुशासन समझा जाता था, है ना। पाश्चात्य विद्वान एक प्लेटो थे और प्लेटो जी का मानना था कि सच्चा अनुशासन वही है जिससे विद्यार्थी अपनी इच्छा से आदेशानुसार कार्य करे, अपनी इच्छा अनुसार खुद स्व अनुशासित हो जाए, स्व अनुशासित होकर किसी भी काम को वो स्वतः करे। सबसे अच्छा अगर बोले अनुशासन वही है। ये बात किसने कही? बोलो भैया इस बात को प्लेटो ने कही है। देखो अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्व देता, पढ़ेंगे। अनुशासनहीनता के कारण क्या हो सकते हैं? वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, है ना, शिक्षकों का पतन हो जाना, विद्यालयों में अनैतिक कार्य करना, है ना, शिक्षा का व्यावसायिक का ना होना, माने शिक्षा व्यावसायिक ना हो जाए, है ना। आगे क्या, अशिक्षित तथा अज्ञानी अभिभावक, मतलब माता पिता का भी पढ़ना बहुत जरूरी है, उनको भी जानकारी होनी चाहिए, जागरूक होने चाहिए। जब माता पिता जागरूक होंगे, हमारे अच्छे गुरु मिलेंगे तो जरूर हम बहुत आगे उन्नति करेंगे। धार्मिक और नैतिक शिक्षा का भी अभाव, ये सब बन चुका क्या इसके कारण। अनुशासनहीनता को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? शिक्षा का गुणात्मक विकास, माने एक अच्छी शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए,
परीक्षा प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए। पेपर जो पैटर्न आता, परीक्षा होती, वो एक अच्छे बढ़िया ढंग के आने चाहिए। शिक्षकों के आचरण में भी सुधार होना चाहिए। शिक्षक के भी आचरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार का शिक्षक होगा बच्चा भी उसी प्रकार के उसी आचरण को धारण करेगा। धार्मिक व नैतिक शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। सृजनात्मक होना चाहिए और राजनीतिक प्रतिबंध आदि पर भी बात की जानी चाहिए। ये सब चीजों को होना अति आवश्यक है। जिस देश के नागरिक अनुशासित होंगे वह देश और उसका समाज निश्चय ही उन्नतशील होगा, निश्चय ही वह देश विकास करेगा। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमारे देश के केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अनुशासनहीनता जैसे गंभीर विषयों को लेकर काफी चिंतित है तथा इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रसारत है, कार्यरत है। जापान जैसा छोटा देश 1944 से 1945 में एटम बम से पूर्णतः बर्बाद हो गया था, मगर कुछ ही वर्षों में अपने कठोर अनुशासन के बल पर प्रगति कर संसार के सर्वशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका से हर क्षेत्र में टक्कर लेने के लिए क्या है, दम भरता है। तो फिर समझ लीजिए कि अनुशासन का मानव जीवन, राष्ट्र जीवन में कितना महत्व है। आप जानते हो ना कि परमाणु बम फेंक दिया गया था अमेरिका के नागासाकी में, है ना। इस वजह से वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। लेकिन आज भी जापान अपने अनुशासन से अपने आप, अपने देश के लोगों को इतना ज्यादा अनुशासित किया है कि आज भी अमेरिका से टक्कर लेने के लिए दम भरता है कि हम आज भी टक्कर लेंगे, है ना। आगे देखो क्या बच्चों, अगला क्या हो जाएगा, बेरोजगारी पर समस्या। देश की सबसे बड़ी समस्या अगर किसी की है तो बेरोजगारी की है ना। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, प्रस्तावना इसका है बेरोजगारी का अर्थ क्या है। बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, बेरोजगारी एक अभिशाप है। बेरोजगारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसके उपसंहार। ये हमने 7 पॉइंट रखे हैं, इसमें से कोई 4 ही पॉइंट आपके आने वाले हैं। तो मेन क्या है कि कुछ बच्चे यही 4 ही पॉइंट पढ़ के जाते हैं, पॉइंट बदल गया, उनका दिमाग चकरा गया, अब क्या करें, अब किस पे लिखेंगे। इसी वजह से हमने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिया कि आप लिखो। आपको हम बढ़िया से बढ़िया लिखना सिखाएंगे, कहीं से भी पॉइंट आए एग्जाम में लिखोगे यहीं से। ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगार होने वाली है। निबंध की समस्या इसके बाद खत्म। आज के बाद निबंध किसी दूसरे से नहीं पढ़ना, ये एक वीडियो हर उस बच्चे तक शेयर कर दो जो भी निबंध से डरा हुआ, जो निबंध नहीं लिखना जानता है, एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ भी लिखना चाहता, तो वो इस पूरी की पूरी वीडियो को देखे और सब लोग, है ना, शेयर करेंगे, दिखाएंगे भैया कितना इस वीडियो में दम है। चले आगे, आगे देखो ये प्रस्तावना देख लो। बेरोजगारी एक समस्या, हमारे देश की प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी क्या है, बेरोजगारी के कारण मेरे बच्चों परेशान है ना। परंपरागत जाति व्यवस्था छोड़ दिए, सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कितने लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं, जबकि इसके स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि सीमित नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से सीमित है नौकरियां, और जनसंख्या निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जबकि कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी में काम की दरों को मांगता हो, कम से कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाए, फिर भी काम ना मिल रहा हो। बालक, वृद्ध, रोगी, असक्षम, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अगर बूढ़ा आदमी है, बालक है, रोगी है, अक्षम है, काम करने में नहीं ठीक, अपंग है, उसके पास किसी अंग की कमी है, तो ऐसे लोगों को बेरोजगारी की सीमा में या बेरोजगारी में हम नहीं रख सकते। ठीक है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या या मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता, वरन देश का आर्थिक ढांचा भी क्या चरमरा जाता है। बेरोजगारी के कारण अनेक समस्याओं का भी जन्म होता है। देखो ध्यान से, आगे क्या है, बेरोजगारी के अभिशाप पढ़िएगा आप। बेरोजगारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके दोष कौन कौन से हैं, उन सभी दोषों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो सब दोस्त लिखे, स, द, य, र, ढेर सारे दोस्त हमने लिख दिए, बस आप एक बार पढ़ लो, कोई 2-1 पॉइंट याद रहेगा तो आप लिख देना। बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, देश की जनसंख्या ना बढ़ पाए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करना होगा, एक बेहतर शिक्षा बच्चों तक पहुंचानी होगी। कुटीर उद्योगों का जो उद्योग है, जो फैक्ट्रियां, उनका विकास करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो पाए। औद्योगिक विकास करना होगा, सहकारी खेतियों को भी निर्मित करना होगा, विकास करना होगा। सहायक उद्योगों का भी क्या करना होगा, विकास करना होगा। राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्य होने चाहिए, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करना चाहिए, रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके किया जा सकता है, तभी हम बेरोजगारी पर
क्या पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। आगे भैया उपसंहार क्या लिखोगे, हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है, निरंतर कार्य कर रही है और उसने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं कि हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके इसका समाधान खोजा जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या को दूर करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है, अपने देश को हम डेवलप कर सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ पाए आप सब? ये बातें क्लियर हो गई मेरे भाई? याद हो जाएगा बेरोजगारी पे। चलो जनसंख्या विस्फोट पे भी पढ़ लेना, जनसंख्या विस्फोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 पॉइंट दिया, उसी 4 पॉइंट आएगा। एक तो प्रस्तावना फिक्स आना, एक लास्ट में उपसंहार आना फिक्स है। एक प्रस्तावना आना फिक्स है, एक उपसंहार आना फिक्स है। प्राचीन स्थिति पूछ सकता है कि जनसंख्या विस्फोट में पहले क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है, देश के लिए जनसंख्या किस प्रकार से बोझ बन चुकी है, परिवार के लिए जनसंख्या किस प्रकार से बोझ बन चुकी है, और जन जागरूकता में इस चीज को फैलाना है कि जनसंख्या एक प्रकार का क्या है, प्रदूषण है या विस्फोट है। क्या कर सकता है, महिलाओं में रोजगार का, देखो आत्मनिर्भर बनना है ना, भारत के लोगों को या अपने देश के लोगों की जनता को आत्मनिर्भर बनना, इन सब में क्या किसकी बात करेंगे भैया, जनसंख्या विस्फोट की बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान लाभ हानि पे बात करेंगे। बात आप समझ जाओगे? क्या इसको आप पढ़ ले जाओगे बच्चों? बताओ एक बार, ये सब क्लियर कर ले जाओगे? मैं एक बार दिखा देता हूं, सब लोग बढ़िया से देख लो, इसको पढ़ लेना आप, है ना, बढ़िया से देख लो इसको, एक बार 2 बार पढ़ लेना। आगे के भी इस पे भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको, इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ये भी अच्छे से पढ़ना। महिलाओं का रोजगार और आत्मनिर्भर बनाना और उपसंहार जरूर लिखना, ये सब जरूर लिखना। आगे आ जाओ, प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये भी है, हमने बताया ना प्रदूषण पे कैसे भी पूछ ले आपसे, चाहे वो मेरे बच्चों देखो कहे कि प्रदूषण और उसका प्रभाव एवं शीर्षक प्रदूषण मानव समाज पे लिखे तब भी लिख देना, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पूछे तब भी यही लिखोगे, पर्यावरण प्रदूषण पूछे तब भी यही वाला निबंध लिखोगे, कहीं दूसरा निबंध नहीं आने वाला। पर्यावरण संरक्षण और उपाय पूछे तब भी यही निबंध लिखोगे, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण की समस्या। अगर ये किसी भी पॉइंट पे घुमा के आपसे पूछेगा, सभी पॉइंट के लिए मात्र एक यही है निबंध जिसको आप लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। पहला क्या होना चाहिए, प्रस्तावना, प्रदूषण से तात्पर्य, प्रदूषण के प्रकार जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इन सभी पे प्रदूषण की बातों को लिखना होगा। प्रदूषण के रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और उपसंहार, ये तो बहुत जरूरी है। क्या आप लिख पाओगे ये सभी पॉइंट को? बहुत जल्दी सभी लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। ये अंतिम क्लास होगी, इस क्लास के बाद ये भाई कुछ नहीं कोई निबंध पढ़ाएगा, निबंध को एक बार बस कंप्लीट करो, मामला खत्म, है ना, मामला पूरा सेट हो जाएगा। प्रस्तावना पढ़ना, बढ़िया से पढ़ दूं, पढ़ लेना भैया। देखो प्रदूषण का अर्थ ये भी पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से, ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया। देखो आगे, अगर मैं प्रदूषण के प्रकार की बात करूंगा, जल प्रदूषण के बारे में पढ़ लेना, वायु प्रदूषण, देखो ध्यान से दे दिया हूं, सब कुछ पढ़ना भाई। वायु प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, तो जल में जो प्रदूषित करे, जो जल को दूषित करे, जल प्रदूषण, वायु को प्रदूषित करने वाला वायु प्रदूषण, और ध्वनियों से जैसे रेडियो, ढेर सारे डीजे, कार, बस, जेट, विमान जो भी चलते हैं उनसे जो आवाजें निकलती हैं उनसे ध्वनियों या ध्वनि का प्रदूषण होता है। इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। आगे क्या है, अगर हम बोलेंगे रासायनिक प्रदूषण की बात करेंगे तो जो किसानों के द्वारा फसलों में दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, रोगाणुनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, इन सबसे हमारे पूरा का पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। रेडियोधर्मी क्या हो, जैसे परमाणु शक्तियों के द्वारा, है ना, जो परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण से होने वाले प्रदूषण से जो भी रीजंस मिलेंगे उन सबको भी आपको इन चीजों को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, पढ़ेंगे। उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उपसंहार ये भी पढ़िएगा, मजेदार होगा आपके लिए भाई। लो ये भी हो गया। स्वच्छ भारत, है ना, एक कदम स्वच्छता की ओर, चाहे पूछे स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, या एक दूसरा पूछेगा क्या क्या पूछेगा, स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, अगर लिखे तभी आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख ले जाओगे। स्वच्छ भारत की बात करें तो आप इसी निबंध को लिखना, किसी दूसरे निबंध को नहीं लिखना है। इसमें प्रस्तावना हो सकता है, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ लक्ष्य हो सकता है, वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति और स्वच्छता का महत्व, उपसंहार। ये 5 पॉइंट तो बिल्कुल आपको पढ़ के जाना ही जाना है। चलो आ जाओ देखते हैं। प्रस्तावना की बात करें तो यह सर्वविदित है कि 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म पर हुआ था।
इस युग पुरुष ने भारत सहित पूरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष गांधी जी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 से या वर्ष 2014 में 2 अक्टूबर को ससम्मान गांधी जी को याद किया जाता है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन, क्या भाई, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के कारण यह दिन और भी विशिष्ट बन गया है ना। स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ एवं लक्ष्य स्वच्छ भारत अभियान एक बहुराष्ट्रीय, क्या लिखो, एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की है ना घोषणा की। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि दी, अर्पित की और फिर नई दिल्ली में स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाई। ये पॉइंट तो बिल्कुल लिखिएगा, नंबर एकदम, अगर एग्जामिनर साहब पढ़ लिए उनका दिल गार्डन हो जाएगा, पूरा दे देंगे नंबर आपको। देखो आगे, वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर स्थिति क्या है, इसको पढ़ना कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना अच्छी है तथा इस दिशा में उनकी ओर से किए गए आरंभिक प्रयास भी सराहनीय है। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है। जब जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की, ताकत और प्रतिभा की बात होती है तब तब इस बात की चर्चा भी होती है कि भारत एक गंदा देश है। पिछले ही वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन के कई ब्लॉगों पर गंगा में तैरती लाशों और भारतीय सड़कों पर पड़े कूड़े की ढेर वाली तस्वीरें छाई हुई रही। आगे बात करते हैं स्वच्छता का महत्व, आप जरूर पढ़ने का भैया, इस स्वच्छता का महत्व को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगला क्या भी, देश प्रेम की बात की जाए, राष्ट्र प्रेम कहे या स्वदेश प्रेम की बात करे, है ना, या फिर सर्वोच्च प्रेम देश के लिए बोला जाए, एक उच्च भावना, देश प्रेम की भावना, उन्नति और परिचायक राष्ट्र के लिए जिए। ये अगर इन सभी पॉइंट भी अगर आपको देता है लिखने के लिए तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये 5 पॉइंट याद रखिए, प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम, एक उच्च भावना, स्वदेश प्रेम, है ना, स्वदेश प्रेम या राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, और उपसंहार। क्या एक बार बताओ, क्या आप लोग लिख ले जाओगे, दिक्कत नहीं ना होगी, कंप्लीट हो जाएगा। 11वां वाला भाई, इसको भी पढ़ना बहुत अच्छे से। प्रस्तावना, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको अपने देश के प्रति प्यार नहीं है उसका हृदय नहीं है, वो पत्थर है ना। मैथिली सर्वगुट की इन काव्य पंक्तियों का अर्थ यह है कि देश प्रेम के अभाव में मनुष्य जीवित प्राणी नहीं बल्कि पत्थर के ही समान कहा जाएगा। स्वदेश की बात करेंगे या राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे, एक उच्च भावना वास्तव में देश प्रेम की भावना मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ भावना है। इसके सामने किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ या कोई महत्व नहीं होता। यह एक ऐसा पवित्र व सात्विक भाव है जो मनुष्य को निरंतर त्याग की प्रेरणा देता है। इसलिए कहा गया है कि जननी जनन भूमिश्च, है ना, सर्वदापि गरिष्यसि, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये चीज बहुत जरूरी पढ़ना कि जिस धरती पे, जिस देश में हम जन्म लिए हैं वो हमारी माता के समान है ना, वो स्वर्ग से भी बड़ा है। लिखोगे स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रकार क्या हो सकते हैं, ये पढ़ना आप। स्वदेश प्रेम यदि मन की एक भावना है तथापि इसकी अभिव्यक्ति हमारे क्रियाकलापों में से हो जाती है। देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अपने प्राण को भी क्या करता है, न्यौछावर कर देता है, और न्यौछावर करने के पीछे नहीं हटता। सच्चा देशभक्त आवश्यकता पड़ने पर अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देता है देश के लिए। उपसंहार की बात करेंगे, नागरिकों में स्वदेश प्रेम माने अपने देश के प्रति प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य कर सकता है, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शक्ति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है, और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तभी संभव होगा जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे, पालन करेंगे, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है, अन्यथा ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगा, भारत में आतंकवाद, क्या गजब का स्लोगन आया, ये भी लिखने के लिए आ गया तो मजा ही आ जाएगा। क्या आतंकवाद पे आप लिखोगे भाई, बोलेंगे सब लोग लिखेंगे कैसे,
प्रस्तावना की बात की जाए, आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, आतंकवाद का कारण क्या होगा, आतंकवाद के परिणाम क्या हो सकते हैं, आतंकवाद रोकने के उपाय क्या होंगे, लास्ट में क्या लिखना होता, उपसंहार लिखना होता है। चलें आगे, तो देखो ध्यान से आगे देख लो भैया। अब देखो इसमें देखते हैं हम आतंकवाद से प्रस्तावना की अगर बात करेंगे तो बोला परिवर्तन मानव स्वभाव की चिर परिचित प्रक्रिया है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद व अलगाववाद की आंधी आई हुई है। जब भी किसी राष्ट्र में निजी स्वार्थ है ना, निजी स्वार्थ अधिक पनपता है तो इसी प्रकार की घटनाएं जन्म लेती हैं। आतंकवाद में अपने हिंसात्मक कारनामों से जनता के अंदर इतना भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह बौखला उठती है। भारत में कुछ संगठनों एवं विदेशी आतंकवादियों द्वारा विस्फोटों, हत्याओं तथा सिलसिला आज भी जारी है। इन कारनामों को अंजाम देने के लिए आईसीसी, जेकेएलएफ, लश्कर एक देखो तोयबा जैसी संस्था भारत की सुख शांति को खत्म करना चाहती है। ये याद रखना मेरे बच्चों। आगे क्या है, बोले भैया आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, बोलना अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के पूर्ति के लिए विभिन्न बाह्य शक्तियां जब किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर जनता में अपने भयानक कारनामों द्वारा भय उत्पन्न करे, असंतोष, असुरक्षा की भावना फैला देती है, तब उस स्थिति में उसे क्या कहते हैं, हम आतंकवाद कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, आतंकवाद कहेंगे। आगे देखना आतंकवाद के कारण क्या हो सकते हैं, बाह्य शक्तियों का प्रभाव, आपके पास शक्तियां बहुत ज्यादा, उसका दुरुपयोग करना है ना, शिक्षा का अभाव होना, अगला क्या हो सकता, उचित पथ प्रदर्शन का अभाव होना, सही रास्ता ना दिखना है ना, आजीविका की समस्या कि आप अपने जीवन को जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो आप आतंकवादी का रूप धारण कर रहे हैं। प्रशासनिक अकुशलता कि जो नियम कानून है देश की, प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सही नहीं है ना। राजनीतिक कुचक्रों का भी परिणाम हो सकता है कि राजनीतिक जैसे जो पार्टियां होती वो भी एक दूसरे से लड़ा देती हैं, ये भी हो सकता है। आतंकवाद के परिणाम क्या क्या निकल रहे हैं, बोलेंगे दंगों फसाद को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय हो रहा, लोगों का सरकार के प्रति से विश्वास खत्म हो जाता है, असुरक्षा की भावना का उदय होता है, राष्ट्रीय एकता में बाधक उत्पन्न होती है और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भी क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, देश का प्रगति नहीं हो पाता है। आतंकवाद को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो आतंकवाद से लड़ने का कोई नायाब तरीका हमारा देश अभी तक इजाद नहीं कर पाया, खोज नहीं पाया है। पिछले कई सालों से देश आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी प्रकार या किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना की मदद ले रही है, किंतु आतंकवाद को रोकने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी है। फिर भी हम कुछ उपायों को निम्न रूप से समझा सकते हैं, जैसे उचित नैतिक शिक्षा दे करके कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। बाह्य एवं विध्वंस शक्तियों को कठोरता से दमन कर सकते हैं, जनता में जागरूकता की भावना को पैदा कर सकते हैं, सीमाओं पर कठोर नियंत्रण, सीमा सुरक्षा बल जो है उसको और भी मजबूती से हम कड़ा है ना अनुशासन या प्रशासन की व्यवस्थाओं से लागू कर सकते हैं, राजनीतिक एकता को भी थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। उपसंहार क्या हो सकता है, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सकारात्मक नीति का अंतरराष्ट्रीय देशों में स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान पहले बंद करता है तो भारत शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार होता है, हमेशा तैयार है। उसने कहा है कि किसी भी समस्या का हल परमाणु बम का प्रयोग अथवा युद्ध करने से नहीं होता, कि अगर किसी भी समस्या का समाधान करना डायरेक्ट परमाणु बम मत फेंक दो, डायरेक्ट एटम बम मत फेंक दो कि उसका समस्या का समाधान होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट क्या होगा, महंगाई एक गंभीर समस्या। क्या मेरे बच्चों, महंगाई एक गंभीर समस्या, भूमिका है, कारण है, रोकने के उपाय है और उपसंहार है। इसको पढ़िएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे महंगाई की, ध्यान से देखो, महंगाई की बात की जाएगी, इसकी भूमिका में क्या लिखोगे फटाफट से देख लो, जल्दी से बताओ, जल्दी से, है ना। महंगाई का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि। यह एक गंभीर आर्थिक समस्या है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति माने खरीदने की जो क्षमता है कम होती जा रही है। यह समस्या विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जीवन यापन को अत्यंत कठिन बना देती है। आगे देखो, इसके कारण की बात करेंगे तो महंगाई के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो मांग और आपूर्ति की असंतुलन, मांग लोगों की बढ़ती जा रही है और आपूर्ति है ना पूर्ति नहीं की जा रही है, उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो रही है।
तो ये भी एक कारण हो सकता है। उत्पादन जो हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी लागत में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। जैसे देखो, जनसंख्या की तुलना में वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है, कच्चे माल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें धीरे धीरे, देखो ना, तेल पानी गैस की कीमत क्या हो रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। जमाखोरी और कालबाजारी जो चल रही है, देखो, मुनाफा कमाने के लिए व्यापारियों द्वारा वस्तुओं को छिपाना, वास्तविक रेट को छुपा के अंधाधुंध रेट पे बेचना, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियां, काले धन के कारण भी महंगाई बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक आपदा क्या, उसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ जाने के कारण पैदावार घट जाती, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं, तो चीजों के महंगे हो जाने के कारण महंगाई बढ़ रही है। रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? एक, उत्पादन को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा पैदा करोगे, जब चीजें ज्यादा से ज्यादा होंगी मार्केट में तो जाहिर सी बात रेट कम होगा, है ना। वितरण प्रणाली में सुधार, की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त लगाम दिया जाए, ताकि ये लोग जमाखोरी और किसी प्रकार का वितरण प्रणाली में कोई चुराव नहीं कर पाए और आराम से चीजें बेहतर मिल पाए। कर प्रणाली में सुधार करना, जो टैक्स लग रहा है उसको भी बेहतर करना है। लोगों को जागरूक होना चाहिए और वित्तीय नीतियां कुछ बननी चाहिए जिसकी वजह से इस पर नियंत्रण पाया जा सके। अगर उपसंहार की बात करेंगे, महंगाई एक दीमक की तरह है जो देश के आर्थिक विकास को अंदर से अंदर खोखला कर देती है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित होता है। यदि समय रहते सही नीतियों और कड़ी कार्रवाई, सही, देखो क्या लिखा है, यदि समय रहते सही नीतियां और कड़ी कार्रवाई की जाए तो महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है और आम जनता को राहत मिल सकती है। तो क्या एक बार सभी बताओ, ये वीडियो आपको मजेदार लगी ना? ये 13 निबंध हमने करवाया और उस 13 निबंध में से भैया आपके एग्जाम में जितना भी निबंध आएगा इन 13 में से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरा निबंध मिल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना है, पूरी तरीके से देखना है और अपना एक काम करना है, अपने अन्य सभी दोस्तों तक भेजना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कम से कम अगली और वीडियो चाहते हो तो कम से कम 2000 कमेंट और 5000 लाइक्स दोगे और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करोगे तो आपकी जो अगली वीडियो की मांग होगी उसको भी कमेंट बॉक्स में छाप देना। मैं भाई अगली वीडियो फिर बना के लाऊंगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उस वीडियो से पूरा का पूरा एग्जाम का नस्तनाबूद कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।